हे गाइस, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले थैंक यू टू एवरीवन who reached out to us in the past couple of weeks just out of concern and love. As most of you know by now, we were away as we had lost someone in the family and we had to step away. But now we are back. आज के आप बीती के एपिसोड में हम आप लोगों द्वारा शेयर की गई 2 यूनिक इंसिडेंट्स शेयर करने वाले हैं। अगर आप एक जेन्युइन स्पूककास्ट फैन हैं तो हमें फॉलो करना और अपने रेटिंग्स देना मत भूलिए। और हाँ, ऑल द हार्डकोर स्पूककास्ट फैंस, आप सबके लिए कुछ स्पेशल है इस एपिसोड के एंड में, सो एंड तक ज़रूर बने रहिए। सो पुट ऑन योर हेडफोन्स एंड गेट रेडी, क्योंकि आज के आप बीती का एपिसोड शुरू होने वाला है। सुनते रहिए स्पूककास्ट अभी और मंजिला के साथ। ये पहली घटना नागपुर से हमारे साथ मिथिलेश ने व्हाट्सएप पर शेयर की है। इस घटना को अब मैं उनके शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी। वैसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। मेरा नाम मिथिलेश है और मैं नागपुर में रहता हूँ, पर यह घटना तब की है जब मैं पुणे में जॉब कर रहा था। 2003 का साल था। पुणे के विमाननगर में एक कॉल सेंटर में मैं और मेरा दोस्त राकेश काम करते थे। हम दोनों ने कंपनी की पिकअप एंड ड्रॉप कैब सर्विस लेने से मना कर रखा था। राकेश के पास बाइक थी और हम दोनों उसी से ऑफिस आते जाते थे। हर रात अपने शिफ्ट के बाद वो और मैं उसकी बाइक पर घर जाते थे। बस एक ही प्रॉब्लम थी, और वो ये कि हमारा घर जाने का रास्ता सीधा जाता था होलकर ब्रिज से। होलकर ब्रिज, वही ब्रिज जो 1700s में बना था, जिसमें कितनी ही मौतों का काला धब्बा लग चुका था, जिसकी एक तरफ पुराना कब्रिस्तान था। भूतिया कहानियाँ तो बहुत थी उस ब्रिज को लेकर, पर एक कहानी जो सबसे ज़्यादा मशहूर थी वो थी एक औरत की, जिसका बच्चा उस ब्रिज पर किसी गाड़ी के नीचे कुचला गया था, और अपने बच्चे की मौत के बाद वो औरत भी उसी जगह से ब्रिज से कूद गई थी। कहते हैं रात के समय कई लोगों ने उसे वहाँ घूमते हुए देखा था, कभी किसी गाड़ी का पीछा करते हुए, कभी गाड़ियों के पीछे दौड़ते हुए। मैं और राकेश अक्सर इस बात को लेकर एक दूसरे की टांग खींचते थे। इमेजिन किया करते थे कि क्या होगा अगर वो औरत हमारा पीछा करे तो। जब भी हम वहाँ से गुजरते, हम दोनों को डर ज़रूर लगता। वो जगह थी ही ऐसी। रात में वो जगह बहुत शांत थी, और आसपास मिलिट्री एरिया होने की वजह से वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा थे, जिससे ब्रिज के आसपास दूसरी जगहों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। पर धीरे धीरे समय बीतते बीतते हमें वहाँ से आने जाने की आदत लग गई और हमारा डर थोड़ा कम हो गया। आफ्टर ऑल हमारे साथ कभी कुछ भी नहीं हुआ था, या फिर कहूँ एटलीस्ट मैंने वहाँ कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। एक दिन मुझे अच्छे से याद है, मैं छुट्टी पर था। राकेश अकेले ही बाइक पर ऑफिस गया था, पर रात होते होते अचानक राकेश की तबीयत खराब होने लगी। वो शिफ्ट ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहता था, पर तबीयत बिगड़ने के कारण काम नहीं कर पा रहा था। इसीलिए 1 बजे ही उसने घर के लिए निकलने का फैसला किया। उसने ऑफिस के कुछ और बंदों से भी पूछा कि कोई और लिफ्ट चाहता था या नहीं, पर सब अपनी शिफ्ट में बिजी थे। आखिर उसने सोचा, उसने इतने रातों से होलकर ब्रिज क्रॉस किया है, कभी जब कुछ हुआ ही नहीं, ना कुछ दिखा, तो आज भी क्या ही होगा। ये सोचकर वो बाइक पर निकल पड़ा। ठंडी का मौसम था, सो रात ऐसे ही ठंडी थी और ट्रैफिक भी ना के बराबर था। वो सुनसान नगर रोड से होते हुए होलकर ब्रिज की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसकी बाइक होलकर ब्रिज के एरिया के करीब पहुंचने लगी, हमेशा की तरह उसे ज़्यादा ठंड लगने लगी। नदी के ठंडे पानी और आर्मी एरिया में लगे सैकड़ों पेड़ों की वजह से ये पहले भी होता था, इसलिए उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। पर जैसे जैसे उसने ब्रिज क्रॉस करना शुरू किया, उसे महसूस होने लगा कि उसकी बाइक अचानक से भारी हो गई थी, जैसे
जैसे कोई उसके पीछे बैठा हो। उसने इस बात को भी इग्नोर करना चाहा, पर डर से अब उसका गला सूख रहा था। उसने पीछे देखने की हिम्मत तक नहीं की, बस अपनी बाइक की स्पीड तेज कर दी। बॉम्बे सैपर्स का मोड़ आने ही वाला था, पर तब तक बाइक और ज़्यादा भारी हो चुकी थी और उस सर्द रात में भी उसके पसीने छूट रहे थे। और तभी उसने अपने गर्दन पर कुछ गर्म महसूस किया, जैसे कोई उसके कान के पास आकर सांस ले रहा हो जोर से, और उन सांसों की गर्म हवा उसके गर्दन पर पड़ रही हो। राकेश का डर से बुरा हाल हो गया। अब वो बस भागना चाहता था। बाइक को कहीं फेंक कर वो उस मनहूस जगह से दूर भागना चाहता था, पर उसने बाइक रोकी नहीं। डर के मारे उसने बाइक और तेज कर दी, पर फिर एकाएक उसका मन किया देखने का कि उसकी बाइक के पीछे कौन था। एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जागी थी उसके अंदर। सो उसने अपना हाथ आगे किया और रियरव्यू मिरर पकड़ा और उसे एडजस्ट करने लगा, ताकि वो देख सके कि उसके पिछले सीट पर कोई बैठा है या नहीं। जैसे ही रियरव्यू मिरर का एंगल पिछली वाली सीट की तरफ हुआ, राकेश का दिल वहीं रुक गया, क्योंकि उसकी बाइक के पीछे सच में कोई बैठा था। कोई सफ़ेद कपड़े पहने औरत नहीं, पर एक आदमी, काला, मोटा सा, कमर तक लटके बाल जो उसने बांध रखे थे, एक मोटी सी मूंछ और सर पर एक गांधी टोपी। उस आदमी ने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, जैसे महाराष्ट्र में कई किसान पहनते हैं, और उसका मुंह राकेश की गर्दन के एकदम पास था। इससे पहले कि राकेश कुछ समझ भी पाता कि वो क्या करे, वो आदमी एकदम से रियरव्यू मिरर की तरफ मुड़ा और उस मिरर की तरफ देख मुस्कुराया। उसके दांत पीले और दागदार थे, जैसे उन पर तंबाकू या पान के धब्बे हों। और जब उन दोनों की आंखें रियरव्यू मिरर में मिली, उस आदमी की विभत्स मुस्कान देख राकेश की जान निकल ही गई। ना उसने कहीं गाड़ी रोकी, ना किसी को लिफ्ट दी। फिर ये आदमी उसके पीछे आया कहाँ से? बस उसी पल राकेश का डर के मारे बैलेंस बिगड़ गया। बाइक डिवाइडर से जाकर टकराई और वो ज़मीन पर जा गिरा। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। जब उसे होश आया, कुछ मिलिट्री के लोग उसके आसपास खड़े थे, उसे उठा रहे थे, पानी पिला रहे थे। वो लोग उससे पूछने लगे कि राकेश के साथ हुआ क्या था, पर राकेश चुप था। कैसे कहता कि उसके साथ क्या हुआ? वो लोग सोचते कि ये लड़का नशा करके बाइक चला रहा था, इसलिए राकेश ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप शांत फुटपाथ पर बैठा रहा। पर तभी एक आर्मी वाले ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, भाई, आदमी था या औरत? राकेश का शरीर एक पल के लिए जम गया, क्योंकि उस आर्मी वाले ने उसे जिस तरह से पूछा था, राकेश समझ गया था कि उसे पता था ऐसे हादसों के बारे में। उसने धीरे से बोला, आदमी। आर्मी वाले ने उसके कंधे पर थपथपाया और बस इतना कहा, इस जगह से अगली बार रात में अकेले मत जाना। फिर वो आर्मी वाले लोगों ने अपनी 2 टन ट्रक में उसकी बाइक उठाई और उसे घर छोड़ाए। राकेश को थोड़ी खरोंचें आई थी, पर वो करीब 10 दिन तक बीमार ही रहा। उस रात के बाद उसने कभी भी अपनी बाइक से होलकर ब्रिज रात में क्रॉस नहीं किया। उसने और मैंने ऑफिस की कैब लेना शुरू कर दिया। मैं लास्ट ईयर ही पूना वापस गया था एक इंटरव्यू के लिए, पर अब होलकर ब्रिज बिल्कुल बदल चुका है। वहाँ एक नया ब्रिज बन चुका है। चहल पहल और ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ चुकी है वहाँ। विश्वास नहीं होता कि करीब 20-22 साल पहले यहाँ से रात को गुजरना हम सबके लिए कितना मुश्किल हुआ करता था। और वो औरत जिसे सब उस ब्रिज पर देखने की बात किया करते थे, मैंने, राकेश ने या फिर हमारे किसी भी जान पहचान वाले लोगों ने होलकर ब्रिज पर रात के अंधेरे में कभी किसी औरत को नहीं देखा। हमारे कंपनी के कैब ड्राइवर्स ऐसी घटनाएं सुनाते थे, पर पता नहीं वो सच था भी या नहीं। पर राकेश की टूटी बाइक और उसका वो डरा हुआ चेहरा
जब उसने मुझे बताया था उसने उस रात को क्या देखा, मुझे आज तक याद है। हे मिथिलेश, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। हम लोग पुणे के ही हैं, सो वी नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। होलकर ब्रिज, स्पेशली इन माई चाइल्डहुड, वॉज वन ऑफ द स्कैरियस्ट प्लेसेस इन पुणे, स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट वियर्ड सिमेट्री। तब ना पुणे में इतने लोग थे ना इतनी गाड़ियाँ। रात को वहाँ से गुजरना, स्पेशली विथ सो मेनी हॉन्टिंग स्टोरीज इन द एयर, वॉज ऑलवेज अ चैलेंज। आई एम सो ग्लैड आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। एंड नाउ दैट यू स्पोक अबाउट इट, इवन आई रिमेंबर कि मेरे ऑफिस के कैब ड्राइवर ने भी इसी टाइप की एक सिमिलर स्टोरी हमारे साथ शेयर की थी, जहाँ पे देयर वाज अ वुमन चेजिंग देयर कैब एट नाइट, which had literally freaked me and my colleagues. So yeah, Holker Bridge was always a scary thing for us. So thank you so much for bringing these old memories back and for sharing this with us. वैसे दोस्तों, अगर आप में से किसी के पास होलकर ब्रिज या ऐसे ही किसी सिमिलर हॉन्टेड रोड की कोई स्टोरी या इंसिडेंट है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वी वुड लव टू नो दोस। अब चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टोरी ऑफ द डे। ये दूसरी घटना हमारे साथ ईमेल पर शेयर की है नागपुर से कविता सिंह ने। ये घटना उनके मॉम के साथ नागपुर के एक डिफेंस हॉस्पिटल में घटी थी। तो आइए अब ये घटना सुनते हैं उनके ही शब्दों में। मेरा नाम कविता है। ये घटना अर्ली 2000s की है, जब मैं हायर सेकेंडरी में थी और मेरा भाई सेकेंडरी स्कूल में। मेरे पापा डिफेंस में जॉब करते थे और हम सब नागपुर के डिफेंस कॉलोनी में रहा करते थे। तब मेरी मम्मी आस्थमा की पेशेंट थी और उन्हें अक्सर हॉस्पिटल जाना पड़ता था जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती थी। ऐसे ही एक बार जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नागपुर के ऑफिसर्स वार्ड में एडमिट किया गया। ये ऑफिसर्स वार्ड 2 बेड वाला एक सेमी प्राइवेट रूम था। ये रूम हॉस्पिटल के जिस विंग में था वो थोड़ा प्राइवेट था। यहाँ ऑफिसर्स वार्ड में एडमिट हुए लोग, उनके विजिटर्स या फिर मेडिकल स्टाफ ही ज़्यादा दिखाई देते थे। मोस्टली ये विंग खाली ही रहता। मम्मी को जब ऑफिसर्स वार्ड में एडमिट करा गया, उस दिन ऑफिसर्स वार्ड बिल्कुल खाली था। दूसरी बेड पर कोई भी एडमिट नहीं था। हम सब छोटे थे तो मम्मी रात को अकेले ही हॉस्पिटल में रहती थी। पापा डिनर देकर हम दोनों के पास रोज लौट जाया करते थे। मम्मी के एडमिट होने के पहले दिन या फिर कहे पहली रात करीब 2 बजे मम्मी की आँख खुली। उन्हें फिर चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी और इसके 2 कारण थे। एक तो ये कि उनको सांस लेने की दिक्कत हो रही थी और दूसरा ये कि एक अजीब सी आवाज़ बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। रात के 2 बजे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। साथ में एक लाठी की भी आवाज आ रही थी, जैसे कोई लाठी के सहारे चल रहा हो। उन्होंने पहले कुछ देर तो इसे इग्नोर किया, पर वो आवाज आनी बंद ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाठी लेकर कॉरिडोर के बार बार चक्कर काट रहा हो। उनके रूम का दरवाजा खुला हुआ था, पर्दे साइड में थे। तो उन्होंने कई बार देखने की कोशिश की कि कौन है जो इतनी रात को इधर उधर घूम रहा है, पर जितनी बार भी वो आवाज दरवाजे की तरफ आती, मम्मी दरवाजे की तरफ देखती, पर उन्हें बस आवाज सुनाई देती, वहां कोई दिखाई नहीं देता। मम्मी को क्लियरली ऐसे लगता जैसे आवाज दरवाजे तक आई है और बस अभी कोई दिखने वाला है, पर वहां कोई नहीं होता। और अगले ही कुछ पलों में वो आवाज दरवाजे के आगे निकल जाती। उन्होंने एक बार भी किसी को अपने रूम के सामने से गुजरते नहीं देखा और इस बात से मम्मी को काफ़ी डर लगने लगा, क्योंकि ये सब करीब 40-50 मिनट तक चलता रहा। मम्मी को काफ़ी डर लग रहा था। उन्हें इस डर की वजह से घबराहट होने लगी और उन्होंने बेल दबाकर नर्स को बुलाया और उससे पूछा कि आवाज़ कैसी थी। और जैसे ही नर्स ने उनकी बात सुनी, नर्स का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। पर उसने मम्मी की बात को टाल दिया, कहा कि वो जाकर चेक करेगी कि कौन है, और मम्मी को जल्दी से एक सेडेटिव देकर वो वहाँ से चली गई। उसके थोड़ी देर बाद मम्मी को नींद आ गई और बात
उस दिन के लिए वहीं टल गई। पर अगली रात करीब 2 बजे मम्मी की फिर से आँख खुली। आज वो दीवार की तरफ मुंह करके सो रहे थे और रूम का दरवाज़ा उनके पीछे था। आज भी रूम में कोई दूसरा पेशेंट नहीं था और वो फिर से अकेली थी। जैसे ही उनकी नींद खुली, उन्होंने वही पहले जैसी लाठी की टप टप चलने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई एकदम धीरे धीरे कॉरिडोर के चक्कर काट रहा हो। लेकिन आज ये आवाज़ सुन के उन्हें क्यूरियोसिटी से ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में कल नर्स का रिएक्शन घूम रहा था और उन्हें अच्छी तरह याद था कि कल चाहकर भी उन्होंने किसी को भी नहीं देखा था, उन्हें बस आवाज़ सुनाई दी थी। इसीलिए मम्मी ने सोचा कि आज वो दरवाजे की तरफ देखने की भी गलती नहीं करेगी और वो आंखें बंद करके चुपचाप बेड पर लेटी रही। वो आवाज़ धीरे धीरे अब उनके रूम के करीब आती जा रही थी और दरवाज़ा खुला होने की वजह से मम्मी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। पर उन्होंने भगवान का नाम लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो आवाज़ उनके रूम को क्रॉस कर आगे कॉरिडोर में जाने लगी और फिर कहीं खो गई। मम्मी सोच ही रही थी कि वो उठकर नर्स का बेल दबाए या नहीं कि अचानक उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो आवाज़ फिर से उनके कॉरिडोर की तरफ बढ़ रही थी। मम्मी ने फिर अपनी आंखें बंद की और दरवाजे की तरफ पीट कर वो सोने की कोशिश करने लगी। पर तभी जो हुआ उसने उनके होश उड़ा दिए। पिछले 20 मिनट से चल रही ये आवाज़ अब अचानक उनके दरवाजे की एकदम करीब थी और फिर एकदम से उनके दरवाजे के बाहर आकर वो आवाज़ रुक गई। मम्मी की सांसें तेज होने लगी और उन्हें डर लगने लगा कि उन्हें एस्मा अटैक ना आ जाए। पर उन्होंने आंखें खोली नहीं। वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी हर चीज़ महसूस कर रही थी। धीरे धीरे अब उनके रूम का दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया और वो लाठी वाली चलने की आवाज़ अब रूम के अंदर सुनाई दे रही थी। कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, उनके बेड की तरफ। पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलट कर देखे। उन्होंने आंखें कसकर बंद कर ली, सांस भी दबा ली। उनका डर से बुरा हाल था और वो जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी। वो जो भी था उनके बिस्तर के बिल्कुल पास आके रुक गया था। 2-3 मिनट तो वो बस वहीं खड़ा रहा, जैसे उन्हें देख रहा हो। फिर उतनी ही धीमी चाल से वो वापस कॉरिडोर की तरफ बढ़ा और मुड़कर आगे निकल गया। दरवाज़ा अब भी खुला हुआ था और फिर वो लाठी की आवाज़ कॉरिडोर में गूंजने लगी और आगे कहीं खो गई। जब वो आवाज़ धीरे धीरे दूर होने लगी तब मम्मी एकदम से पैनिक हो गई। उन्होंने एकदम से बिस्तर से उठकर बेल बजाया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगी। उनकी चीख सुनकर स्टाफ भाग कर आए। ऑफिसर की वाइफ होने के कारण उस विंग में पूरा हंगामा मच गया। नर्स उनके साथ बैठ गई, उनको शांत करने की कोशिश करने लगी। पर वो आदमी कौन था, इसका जवाब उन्हें किसी ने नहीं दिया। अगले दिन जब उन्होंने नर्स की हेड से पूछा कि ये सब क्या था, तब जो जवाब उन्हें मिला उसने उन्हें और डरा दिया। हेड नर्स ने बताया कि हॉस्पिटल के एक 30 साल पुराने वॉचमैन की 1 महीने पहले ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। उनके घुटने में कुछ प्रॉब्लम थी और वो लाठी लेकर चलते थे। वो इस जगह से, इस हॉस्पिटल से इतना ज़्यादा जुड़े हुए थे कि लोग कहते हैं कि आज भी वो अपनी ड्यूटी निभाने आते हैं। वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को कुछ नहीं करते, बस कॉरिडोर में रात भर कई बार चक्कर काटते हैं, देख ताक करते हैं कि पेशेंट्स और उनकी चीज़ें ठीक हैं या नहीं। मम्मी ने जब ये सुना वो एकदम से डिस्चार्ज लेने की जिद करने लगी। और क्यों ही ना करे, उन्होंने पिछले 2 रातों तक सब कुछ खुद एक्सपीरियंस किया था। उस दिन के बाद से जब भी उन्हें वहाँ एडमिट होना पड़ा, वो कभी भी अकेले नहीं रही। हमेशा कोई ना कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त उनके साथ होता। मेरी मम्मी 2010 में हमें छोड़कर चली गई, पर ये इंसिडेंट आज भी हम सबको याद है। हे कविता,
First of all, we are really sorry for your loss and thank you for sharing this with us. It sounds like a very personal story and we are so glad you shared it with us. I can only imagine कि आंटी जी को वहाँ पे रात में कितना ज़्यादा डर लगा होगा. आपको किसी के होने की आवाज़ सुनाई दे रही है पर आपको कोई दिख नहीं रहा. That itself is super scary. गाइस, अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉन्टेड हॉस्पिटल की स्टोरी है सो फील फ्री टू शेयर इट विद अस. हॉस्पिटल्स में कितनी ही मौतें होती हैं. आई एम श्योर देयर आर मेनी सच क्रीपी इंसिडेंट्स लाइक दिस. और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है. थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज इंसिडेंट्स विद अस गाइस. शेयर योर पर्सनल इंसिडेंट्स विद अस ऑन व्हाट्सएप on 9766791645 और यू कैन इवन सेंड अस एन ईमेल. इन सब चीज़ों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. और अब हमारे स्पेशल अनाउंसमेंट की बारी. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे पॉडकास्ट पर मैसेज का सेक्शन एक्टिव नहीं है. दैट्स बिकॉज स्पॉटिफाई ने इंडिया में फ़िलहाल ये डीएक्टिवेट कर रखा है. बट even when it's not active, that doesn't stop so many of you to reach out to us. आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर DM करते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो and some of you even send emails to us, which is actually awesome. And so starting next week, we would be doing a shout out session at the end of each Spookcast episode, जिसमें हम हमारे उन Spookcast फैमिली मेम्बर्स का नाम और मैसेजेस पढ़ेंगे जो इतने सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद भी never fail to reach out to us. We want to let you guys know how special you guys are to us. So all of you जिन्होंने हमें मैसेज किया है, ईमेल किया है, DM किया है, keep looking out. We are going to do a shout out for you starting next week. और अगर आपने अभी तक हमें मैसेज नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो? You can still do that and we'll give you a shout out in a future episode. So going forward, 3 special shout outs each episode guys. So messages. Tell us your incidents. Tell us how you found us. Tell us आपको हमारी कौन सी कहानी अच्छी लगती है. And we'll be more than happy if you reach out. Instagram, WhatsApp, email details ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. So check it out now. अगले हफ्ते एक ओरिजिनल स्टोरी के साथ we'll be back. मैं हूँ मंजिला और आप सुन रहे हैं स्पूककास्ट अवी और मंजिला के साथ. सुनते रहिए स्पूककास्ट अवी और मंजिला के साथ.